Okay. So welcome back. देखो हम in the last class on yesterday we have started your timestamp protocol. So we'll be doing the same protocol in today's class. ठीक है? इसका साइज बहुत छोटा है. बहुत सिंपल है. ठीक है? जो एग्जांपल्स मैं दूंगी वो साथ साथ नोट कर लेना बस. ठीक है? ओके. सो देखो ये इसके पहले के जो दो वो थे वो क्लियर है ना. One is your two-phase locking and all its type and basic locking protocol. We are studying concurrency control, and in concurrency control we have three protocols. एक है आपका basic locking protocol जिसमें आपने shared और exclusive lock देखा. Then one is your two-phase locking, and the third one that we are studying is your timestamp protocol. Now what is this timestamp protocol? देखो कल की क्लास में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था. टाइम स्टैम्प का मतलब क्या है. बेसिकली यहाँ पर करना क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन आपके सिस्टम में एंटर हो रही है ना, उस ट्रांजैक्शन को आपने एक यूनिक टाइम स्टैम्प देना है कि हाँ आप 10 बजे आए हो, आप 11 बजे आए हो, आप according to the system clock you are giving them one token number, and according to the value of the token number they are being provided the services. ठीक है? लेट्स सपोज आप किसी डोमिनोज के आउटलेट में जाते हो तो आपको एक आपने जो भी ऑर्डर प्लेस किया उस ऑर्डर को आपको डिलीवर होने में दे गिव यू वन नंबर, एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर, जैसे अगर आपका आपका फ्रेंड आपसे पहले गया उसका नंबर है 585 और आप बाद में आए तो आपका नंबर होगा 600. तो आपका नंबर बड़ा है. बड़े का मतलब क्या है कि आपका जो टाइम स्टैम्प है अगर वो बड़ा है दैट मीन्स यू आर यंगर, यू केम लेटर. और जिसका टाइम स्टैम्प कम है उसका मतलब क्या है कि उसको सर्विस पहले मिलेगी. जो 585 वाला टोकन नंबर है उसको सर्विसेज उसका ऑर्डर पहले प्लेस होगा, आपका ऑर्डर बाद में प्लेस होगा. तो ये जो लॉजिक है यही सेम लॉजिक यहाँ पे टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल में आपने फॉलो करना है. यस रोहित, डू यू वांट टू से समथिंग? यस मैम, आई वांट टू से समथिंग. बोलो. मैम एक्चुअली मैम ऑफलाइन क्लासेस का जानना था, कब है नहीं है. ऑफलाइन क्लास का अभी मुझसे पहले भी किसी ने पूछा था इन द लास्ट क्लास. मुझे कोई आइडिया नहीं है और आई डोंट तो थिंक. मैम सब फर्स्ट ईयर की भी ऑफलाइन क्लास हो रही है मैम, हमारे बैच की नहीं हो रही है बस. तो आप मैम ऑफलाइन ना करा. रिजल्ट मिल रहा है ना ऑफलाइन क्लासेस हो रही हैं. रिजल्ट भी नहीं आया आप लोगों का? रिजल्ट तो रिजल्ट भी नहीं आपका. आया ऑफलाइन. काफी प्रॉब्लम है मैम. अच्छा सिर्फ मैम. फर्स्ट सेम का रिजल्ट आया है, वो भी विदाउट डीएमसी आया है. ना सेकंड का है, ना थर्ड है, ना फोर्थ है. और फीस मैम फिफ्थ सेम तक दे दी हमने. नहीं तो अभी बीच में तो रिजल्ट्स आए थे ना. और मैम कल एक नोटिस है. मैम नहीं आया मैम वो रिजल्ट, तब सिर्फ से फर्स्ट सेम का बताया मैम वो उन्होंने. तब से सिर्फ फर्स्ट टाइम का ही आ रहा है. अच्छा. हम आप लोग एग्जाम सारे दे अभी चुके? एक नोटिस उस यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे थे मैम. क्या नोटिस? यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे एक नोटिस है जिसमें सेंटर बताए गए हैं मैम. उसमें अपने कॉलेज में सेंटर ही नहीं बनाया है. मैम एग्जामिनेशन सेंटर बताए गए हैं, उसमें हमारे कॉलेज का नाम ही नहीं है मैम. और ना रिजल्ट आ रहा है, ना हम एप्लीकेशन भी हमने लिख के दी है कि कॉलेज ओपन हो, ऑफलाइन क्लास हो, बट कोई नहीं सुन रहा मैम. किसको लिख के दिया आपने? मैम आगे एचओडी. सबमिट करी थी बच्चों ने, उसमें साइन करके एप्लीकेशन लिखी थी. हम्म. मैम उसका भी कोई नहीं आया कि उन्होंने बोला ऑफलाइन क्लास तो नहीं होगी. और रिजल्ट का पूछते तो मैम बताया था नवंबर में आ जाएगा फर्स्ट वीक में. आज मैम दिसंबर का सेकंड वीक हो गया है. अच्छा. मैम मैम काफी पूरे इशू. दिल्ली एनसीआर में ऑफलाइन क्लास हो सकती है, हमारे कॉलेज में क्यों नहीं हो सकती. आई एम गेटिंग योर पॉइंट. तो ये आपने किस कंसर्न पर्सन से बात की? प्रशांत सर से बात की है आपने जो मैम आप? मैंने प्रशांत सर से बात करी थी अभी. हाँ, फिर क्या हुआ? तो वो तो मैम पता नहीं इतनी गोल मोल बातें करते हैं. वो तो मुझे पता है.
मैं ये कर रहा हूँ, मैं 7 दिन से क्लास नहीं ले रहा, तो कहीं ना कहीं तो मैं बिजी होऊंगा। मैं अब एग्जाम तुम्हारे रिजल्ट्स का शुरू करवा दिया है, जैसे ही मार्क्स अपलोड होंगे मैं तुम्हें बता दूंगा। जो बच्चे मेहुल ये पढ़ते बात हैं वो ये वैसे है चीजें ना सर ने सोचते नहीं है, पिछले जो नहीं पढ़ते वो ये सब चीजें सोच रहे हैं। मैम प्रशांत सर तो मैम बहुत ही बात ऐसे घुमा देते हैं, अब क्या बताऊं मैं। मैम एक 2 महीने से सुन रहे हैं मैम रिजल्ट आएगा आएगा, आ ही नहीं रहा है। हम्म। ना ऑफलाइन क्लास का सुन रहे हैं मैम, कहाँ जाए हम, तो कोई शिफाली मैम ऑप्शन ही से नहीं बात है। बाकी की है? कोई मैम बाकी कोई टीचर का रिस्पॉन्स है नहीं। यस मैम। मैम किसान सर का भी नहीं होता, लेकिन जो रिस्पॉन्स होता है वो इनका फिर ऐसा ही होता है। अच्छा, तो आपका जो जूनियर बैच है, आप उनकी क्लासेस का क्या सीन है? उनको सिर्फ फ्राइडे मैम बुलाया जा उनकी रहा है। क्लासेस चल रही हैं, दो मैम वो दिन बुलाया जा रहा वीक में वीक में 2 दिन आते हैं मैम, थर्सडे फ्राइडे आते हैं, उनका प्रॉपर कॉलेज लगता है, सारी एक्टिविटीज सब होता है मैम। 2 दिन नहीं, वो फुल डे आ रहे हैं। पूरा मैम। हाँ जी। वो मतलब पूरे है। वीक हाँ में आ रहे फुल हैं, डे उनका हो प्रॉपर गया। अच्छा फुल हो फुल गया। हाँ वीक है। हाँ, अरे हॉस्टल भी मिल गया उन्हें, तो हमें तो हॉस्टल का भी मना तो कर दिया। आपको मैं इसलिए भी नहीं कर रही होंगे ना, क्योंकि आपका टाइम अब ज्यादा तो बचा नहीं है। तो आपका अब ऑनलाइन ऑफलाइन करने का वो भी नहीं है। मोस्टली जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, दे कांट कम टू कॉलेज। ये भी हो सकता है क्योंकि उनको टीचर्स की मैम वो तो फिर अवेलेबिलिटी। कॉलेज की दिक्कत है ना मैम, उसका तो हाँ हम क्या करें। हाँ हाँ हाँ। मैम हर हर हमने बार तो हमारे फीस पास दी है मैम, नोटिस आ ऑफलाइन जाती जब है। ऑप्शन है तो हाँ। भरें। पता काफी नहीं, आई नो। काफी टाइम हो गया, जब फीस मैम वही जब हो रहा ऐसी है। सिचुएशन थी जब नहीं ले सकते थे ऑफलाइन क्लासेस, तब कोई बात नहीं, जब ले सकते हैं तब भी नहीं ले रहे हैं। हम्म। मैम हम अपनी साइड से भी तो फीस प्रॉपर देते हैं ना, तो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी क्लासेस हों। तो ये सब आपने किस आप एक आपकी क्लास में एक बच्चा जाके बोलता है, आप ग्रुप में बात करो फिर। मैम ग्रुप में सुनते नहीं है वो मैम किसी की, कोई पता तो हम कौन तो सुनता सुनेगा। ही सुनते नहीं। नहीं है, किससे मैम बात ग्रुप में करें ही कोई मैम। मैम। कोई रिसीव नहीं करता मैम, कोई मैम कोई नहीं जो भी सुनता हमारी बात। मैम मैम जो भी वहाँ हमारे पे जो भी बैठे हैं ना मैनेजमेंट पे, ठीक है मैम, मैं अपनी बता रहा हूँ। मैम मैं इनसे सरोज सर से पहले से बोल के गया था कि मैम मैं बुक्स लेने सर मैं बुक्स लेने आ रहा हूँ, ठीक है, और बुक्स वापस करने भी आ रहा हूँ, सेकंड सेमेस्टर की 5th सेम की लेने आ रहा हूँ। सर ने कहा हम्म हाँ बेटा आ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। हम्म तो मैं दिल्ली से क्लास यहाँ पे खत्म करके 2 घंटे का ट्रैवल करके, पेट्रोल भी मैं 105 रुपये चल रहा है उस टाइम आई पे, नो। हाँ। ठीक है। वहां से मैं जा रहा हूँ, वहां पे पहुंच करके वहां पे ये है प्रशांत सर ने हाथ खड़े कर दिए। मैं सरोज सर से फोन पे बात कर रहा हूँ सुबह, और उस वहां पे भी हाथ खड़े कर रहे हैं। तो भाई हम बुक नहीं दे सकते तुम्हारे को जब तक पूरी जो है फीस जमा नहीं कर दो। मैं कहा भाई एक दिन मेरे में साथ भी सवा ऐसा ही लाख हुआ। रुपए मैं कहा एक दिन में 1.25 लाख रुपए कैसे तुम्हारे को दें, और पढ़ाई तो रुक नहीं जाएगी, ठीक है। सुबह 9 बजे आपने कमिटमेंट करी, हाँ ठीक है मैं बुक दे दूंगा, ठीक है। शाम को आप मना कर रहे हो, ठीक है। अब मैं घर पे जाके क्या बताऊं किस लिए आया था मैं इतनी दूर यहाँ से। मेरी तो आपने एक दिन की पूरी 100 किलोमीटर की ट्रेवल करा दी, अप नहीं, डाउन ये करा सब दी एक चीजें तो घंटा आप पूरा कंफर्म करके आइए ना, कि अगर ठीक है। आपका और ऑब्वियसली। मैम जब जब ग्रुप में चले जाते हैं तो मैम कोई फैकल्टी ही नहीं होती। अगर ग्रुप में जैसे चले गए ना, कहीं है ही नहीं टीचर। मैम पता है हम प्रशांत सर के वर्ड्स क्या थे आज, कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो ये सब चीजें सोचते ही नहीं है, तो तुम पढ़ो अपना, ये सब चीजें मत सोचो, हो जाएगा। अच्छा। बातें घुमाते हैं यार, वो और कुछ नहीं करते। डिग्री मिलेगी अच्छा, हमें, तो पढ़ के आज क्या कर लें। नहीं, आज के लेक्चर में ये सब डिस्कस करना है कि आगे मैम पढ़ना आप है। मैम क्लास किस ले पे लीजिए गए मैम, फिर कल मैम, जो कोई ऑप्शन हमें किस आई दिखाएगा पे हम गए आप मेरे बताओ। को आपका माइंड सेट मैम ये नहीं आ रहा है कि आपके स्ट्रेस दिमाग हो में गया ये मैम सारी सारे बातें बच्चे। हैं। और आज सारे बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं इस टॉपिक में, तो इन डीबीएम सबको में लग सब। रहा है ना जेन्युइन रीजन। मैम कॉलेज को सेंटर भी नहीं बनाया गया, इसके ऊपर कोई तो रीजन हो सकता है। जब सब नहीं, सब नॉर्मली है तो फिर ऐसा इन्विजिलेशन क्या हो सकता ड्यूटीज तो काफी सारी बनी हुई है। ये तो मैंने देखा था, इन्विजिलेशन ड्यूटीज बनी हुई है, सेंटर क्यों नहीं बनी? नहीं तो सेंटर हर एक कॉलेज का हर एक बच्चे का अपना कॉलेज ही है ना, कि मिक्स है? मैम सारे कॉलेज है जो एफिलेटेड है, वो सारे कॉलेज सेंटर बने हुए हैं एक्सेप्ट फॉर हमारा अस। ही नहीं है बस, बाकी सारे हैं। अब ये मुझे आइडिया नहीं है कि ऐसा क्यों किया है। मैम क्या फायदा मैम, मतलब इतना ऑनलाइन क्लास लेने का, मुझे समझ नहीं आ रहा मैम। हम्म। फ्यूचर हम इतना अनश्योर हो रखा है, कोई आइडिया ही नहीं हम। कोई वहां जाते कोई बात ही नहीं करता है।
मैम वो एचओडी बने हुए हैं, तो मैम स्टूडेंट्स की तो सुने, प्रशांत सर डीन ऑफ वेलफेयर स्टूडेंट वेलफेयर है, तो वो स्टूडेंट्स की तो सुने, ये रोल नहीं प्रशांत सुनते। सर ही नहीं, और भी टीचर्स हैं, और भी काफी लोग हैं यार। नहीं, अब मैम ने भी तो कहा एचओडी से बात करो हाँ, अपने यहाँ पीजी नहीं, सर जस्ट से मैं बात अपने करो, आपके बट वो ही नहीं सुनते, हम एचओडी क्या ही शिफाली करें। मैम है, तो शिफाली मैम से बात किया आपने? मैम हाँ वो भी जी नहीं मैम, सुनती मैम, वो इग्नोर करते हैं, इवन वो ब्लॉक कर देते हैं रिप्लाई ही नहीं देती कॉल ही बट नहीं उठाती मैम। अच्छा, नहीं मैं आज बात हम अगर करती हूँ, ज्यादा कोई, हाँ जी मैम। मैं मैम शिफाली मैम से पॉइंट बात करती मैम मैम एक मैम आप ये पॉइंट कह ये देना कि है बच्चे क्लास नहीं लेना चाह रहे ऑनलाइन, मना कर रहे हैं कि मैम, कोई ऑफलाइन बच्चे हूँ। मैं ऑनलाइन ये क्लास मैम नहीं रिकॉर्डिंग कल लेगा। ही से भेज क्लास में दूंगी ना, आएंगी ही नहीं मैम। I'll send the same recording क्योंकि हाँ जी मैम, ये भेज दीजिए। हाँ, टॉपिक स्टार्ट करें? हाँ जी, shall we start this topic, टाइम स्टैम्प यस प्रोटोकॉल? मैम, यस ऑलरेडी मैम। बहुत लेट हो चुका है, चलो। ओके, सो देखो, concurrency control, we have number of transactions that are executing in a multi programming environment, ठीक है? अब सारी ट्रांजैक्शंस को हमने एग्जीक्यूट करना है। बिफोर एग्जीक्यूटिंग वी हैव टू कीप दिस इन माइंड कि जो एसिड प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज कंकरेंसी, कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जब भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो आपके डेटाबेस को हमेशा वो कंसिस्टेंट स्टेट में छोड़े। एंड आइसोलेशन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो भी डेटा रिसोर्सेज दे आर यूजिंग वो उसको आइसोलेट इन्वायरमेंट में करे। ऐसा नहीं कि कोई ट्रांजैक्शन T1 किसी डेटा आइटम पे राइट परफॉर्म करके कमिट कर गई और किसी पहले ट्रांजैक्शन है उसने रीड किया हुआ है और वो पुरानी वैल्यू रीड करके उस पर काम कर रही है, तो ऐसी सिनेरियोस नहीं क्रिएट होने चाहिए। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रख के वी हैव कम अप विद नंबर ऑफ your protocols. One protocol that we have started is your binary locking protocol, जिसमें we have used two locking techniques during the execution of the transaction itself. We are locking the data items. हम shared lock और exclusive locks use करके कर रहे थे, but उसके अंदर भी हमारे पास problem आ रही थी serializability की। We have problem of आपका डेडलॉक था और स्टारवेशन भी हो रहा था, मोर ओवर कैशकेडिंग भी प्रॉब्लम आ रही थी, कैशकेडिंग रोल बैक भी था, ठीक है? देन वी हैव कम अप विद टू फेस लॉकिंग, जिसमें हम ग्रोइंग और श्रिंकिंग फेस पढ़ रहे थे, उसके काफी वर्जन्स हमने पढ़े हैं। वी हैव स्टडीड ऑफ स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग, जिसमें हम एक्सक्लूसिव लॉक को रिलीज नहीं कर रहे हैं जब तक हमारी ट्रांजेक्शन कमिट नहीं कर रही है। देन वी हैव कम अप विद रिग्रेस टू फेस लॉकिंग में हमने क्या किया था कि जितने भी हमारे लॉक्स थे, शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक, दोनों को हमने रिलीज किया कब? जब ट्रांजेक्शन हमारी कमिट कर गई, सो दैट हमारे पास कैशकेडिंग रोल बैक की प्रॉब्लम आए ही ना। तो हमारी जो रिग्रेस थी और स्ट्रिक्ट थी उसके अंदर कैशकेडिंग रोल बैक नहीं होता है और सीरियलाइजेबिलिटी मेंटेन रहती है, ठीक है? देन हमने कंजर्वेटिव पढ़ा। कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग सेज, वो बहुत कंजर्वेटिव सोच है उसकी, वो क्या कह रही है कि मैं अपनी एग्जीक्यूशन तभी स्टार्ट करूंगी व्हेन आई गेट ऑल द लॉक्स इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, ठीक है? ग्रोइंग फेस में हम क्या कर रहे थे, धीरे धीरे लॉक्स एक्वायर कर रहे थे, बट कंजर्वेटिव में हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने से पहले ही अपने सारे डेटा आइटम्स जो भी मुझे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड है उनको पे लॉक एक्वायर कर रहे थे। तो ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समराइज वे में बता दिया। कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग इज नॉट प्रैक्टिकल, इट इज नॉट इन यूज, वी ओनली फॉलो स्ट्रिक्ट एंड रिग्रेस वन। अब इसके अंदर हमारी डेडलॉक की जो प्रॉब्लम थी वो मेंटेन थी, ठीक है? डेडलॉक की प्रॉब्लम को बचने के लिए और सीरियलाइजेबिलिटी मेंटेन करने के लिए वी हैव कम अप विद द थर्ड कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक, जिसका नाम है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। विद द नेम you'll getting this idea कि हम इसमें कर क्या रहे हैं, हम एक टाइम स्टैम्प यूज कर रहे हैं। टाइम स्टैम्प बेसिकली है क्या? ये एक वेरिएबल है, ठीक है? एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो हम हर एक ट्रांजेक्शन को दे रहे हैं। अब मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि जैसे अगर कोई ट्रांजेक्शन T1 है, ठीक है, वो 10 बजे सिस्टम में आ रही है, कोई ट्रांजेक्शन T2 है, इट इज कमिंग एट 10:10, तो हमने इसको एक टाइम स्टैम्प दिया। लेट्स सपोज जो ट्रांजेक्शन पहले आई उसको मैंने टाइम स्टैम्प दिया 100 का, जो ट्रांजेक्शन बाद में आई उसको मैंने टाइम स्टैम्प दे दिया 200 का। अब बाय लुकिंग एट द टाइम स्टैम्प, कैन यू टेल मी कि विच ट्रांजेक्शन इज ओल्डर एंड विच ट्रांजेक्शन इज यंगर? तो टाइम स्टैम्प को हम एक वेरिएबल से यूज करते कराते हैं, TS ऑफ TI। TS ऑफ TI का मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं TS ऑफ T1 कितना है,
तो बाय लुकिंग एट दिस अबव डायग्राम आप बता सकते हो व्हाट इज द टाइम स्टैम्प ऑफ T1, इट इज 100 एंड टाइम स्टैम्प ऑफ T2 कितना है, इट इज 200। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प क्या होता है, टाइम स्टैम्प एक यूनिक आइडेंटिफायर, जो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था डोमिनोज वाला, कि उसमें आपने देखा था कि जो आपका टोकन नंबर मिलता है, आपके फ्रेंड का 585 है, आपका 600 है, इसका मतलब क्या है, आप बाद में आए हो, जिसका 585 है वो ओल्डर है ना। तो जिसका टाइम स्टैम्प कम होता है वो ओल्डर होता है, जिसका टाइम स्टैम्प ज्यादा होता है वो यंगर होता है। और जो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल है उसमें यही लॉजिक यूज होता है कि द ओल्डेस्ट ट्रांजेक्शन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, देन द चांस ऑफ द जो यंगर ट्रांजेक्शन है जो बाद में है उसको बाद में एग्जीक्यूट करना है। जिसका टोकन नंबर 585 है उसको सर्विस पहले दी जाएगी, उसका ऑर्डर पहले प्लेस होगा, और 600 ऑर्डर नंबर का ऑर्डर बाद में प्लेस होगा। तो यही चीज है कि ट्रांजेक्शन, आपको ये चीज हमेशा अपने ध्यान में रखनी है while solving the questions। आपको बेसिकली करना क्या है, you need to know, आपको इस पे MCQ सॉल्व करने हैं ना। तो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग के MCQ सॉल्व करने के लिए ये चीज ध्यान में रखो हमेशा कि जिसका टाइम स्टैम्प कम है ये ओल्डर होती है, ठीक है, और ये यंगर होती है। अब यहाँ पर आगे क्या करना है, अब ये टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है, TS ऑफ T1, TS ऑफ T2 आप कैसे यूज करोगे। मोर ओवर आप एक रीड टाइम स्टैम्प भी होता है हर एक डेटा आइटम का। जैसे अगर मैं डेटा आइटम A की बात कर रही हूँ तो RTS A कितना होता है, RTS A इज द लेटेस्ट और द लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ द टाइम स्टैम्प। लेटेस्ट और द लास्ट टाइम स्टैम्प आप दे रहे हो उस ट्रांजैक्शन का जो रीड परफॉर्म कर रही है या जो राइट परफॉर्म कर रही है। गेटिंग इट। सिमिलरली हर एक आप राइट टाइम स्टैम्प भी यूज करोगे। राइट टाइम स्टैम्प क्या होता है, किसी भी डेटा आइटम, अगर आपके शेड्यूल में 3 डेटा आइटम यूज कर रहे हो ABC, तो आपको RTS ऑफ A, RTS ऑफ B, RTS ऑफ C, सिमिलरली WTS ऑफ A, WTS ऑफ B एंड WTS ऑफ C इनिशियली सेट करना पड़ेगा। पहले इनिशियली इनकी वैल्यू 0 होती है क्योंकि अभी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी, शेड्यूल स्टार्ट होगा, तब तो उनका रीड और राइट टाइम स्टैम्प आप सेट करोगे ना। इनिशियली उनका रीड टाइम स्टैम्प और राइट टाइम स्टैम्प 0 होता है। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है उनका टाइम स्टैम्प की वैल्यू चेंज होती रहती है। और वो क्या चेंज होती है, जो भी ट्रांजैक्शन रीड परफॉर्म करती है ना उसका टाइम स्टैम्प उस वेरिएबल में चला जाता है। जैसे अगर T1 ने लास्ट में रीड परफॉर्म किया तो T1 का टाइम स्टैम्प रीड टाइम स्टैम्प ऑफ A में चला जाएगा। लेट मी शो एन एग्जांपल फॉर दिस। लेट सपोज हमारे पास 3 ट्रांजैक्शन है, T1, T2, T3, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे हम पहले लास्ट की जगह हम लार्जेस्ट यूज नहीं करेंगे टर्म। ये लार्जेस्ट वाली टर्मोलॉजी ना तब आती है जब रूल्स पढ़ेंगे ना हम, जब मैं रूल्स बताऊंगी। अभी मैं आपको टर्मोलॉजीज बता रही हूँ, ठीक है। आई हैव सीन कि आपकी जो बुक है उसमें लार्जेस्ट वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है। लार्जेस्ट वर्ड का यूज तब आएगा जब मैं रूल्स बताऊंगी, उसमें आप मैक्सिमम वैल्यू लेते हो, मैक्सिमम ऑफ ऑल, ठीक है। अभी यहाँ पे लार्जेस्ट का मतलब अभी यहाँ पे लार्जेस्ट नहीं है, मैं बताती हूँ कैसे आएगा लार्जेस्ट। देखो T1, T2, T3 3 ट्रांजेक्शन है आपके पास। T1 ने रीड परफॉर्म किया A पे, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद T2 ने परफॉर्म किया। अभी यहाँ पर आपने जो अपना चार्ट बनाया था, यहाँ पे लेट सपोज आपने एक चार्ट बनाया कि आपके पास RTS और WTS, आपके पास 2 वेरिएबल है A और B। ये आप एक मैट्रिक्स बना रहे हो, अभी उनकी वैल्यू 0 है, अभी किसी ने रीड राइट परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। नाउ अभी जब स्टार्ट हुआ T1 का आपका है 100 टाइम स्टैम्प और T2 का टाइम स्टैम्प कितना है 200, ठीक है। T3 में नहीं लेती, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, ओके। सो एक चीज हटाओ तो दूसरी चीज मिल जाती है, क्या है दिक्कत है। ओके अभी ऐसे ही रहने देते हैं इसको। तो जब आपका T1 स्टार्ट होगा तो यहाँ पर देखो T1 ने सबसे पहले रीड परफॉर्म किया है, तो अभी
T1 का आपने क्या करना है, जो रीड राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए है उसको 0 से अपडेट करके क्या कर दोगे 100, क्योंकि जिस भी ट्रांजैक्शन ने रीड परफॉर्म किया उस ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प सेट हो जाता है किसके टाइम स्टैम्प में, डेटा आइटम ए के टाइम स्टैम्प पे। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद T2 ने भी रीड परफॉर्म किया सेम डेटा आइटम ए पे, तो द ट्रांजैक्शन विच हैज लास्ट परफॉर्म द रीड ऑपरेशन उसकी वैल्यू सेट हो जाती है RTS ऑफ ए में। सो नाउ अब 100 था, अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 200। ये क्लियर हो रहा है। RTS की वैल्यू क्या होती है, सिमिलरली अगर इसने यहाँ पर WTS किया होता, ठीक है, मतलब कि राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया है, द ट्रांजेक्शन T2 हैज लास्ट, अभी इतना ही शेड्यूल है, T2 ने आपका राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया है, इससे पहले किसी भी ट्रांजेक्शन ने नहीं किया था। तो अभी आप देखो ए पे राइट ऑपरेशन अभी 0 है वैल्यू, अब लास्ट में जिसने भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसका टाइम स्टैम्प सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो WTS है ए का वो अब 0 से क्या हो गया 200। तो अभी I just have told you the meaning of 4 things। क्या चीज बताइए कि जो भी ट्रांजेक्शन आपके सिस्टम में आती है हर एक ट्रांजेक्शन को एक यूनिक टाइम स्टैम्प असाइन किया जाता है। टाइम स्टैम्प इज बेसिकली यूज्ड इन ऑर्डर टू ऑर्डर द ट्रांजेक्शंस। आपको ये पता करता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन ओल्डर है, कौन सी ट्रांजेक्शन यंगर है। ठीक है, मोरओवर आप हर एक डेटा आइटम को भी उनके रीड टाइम स्टैम्प और राइट टाइम स्टैम्प से आइडेंटिफाई कराते हो। जो भी ट्रांजेक्शन सबसे लास्ट में रीड परफॉर्म करती है उसके टाइम स्टैम्प की वैल्यू RTS में चली जाती है फॉर अ पर्टिकुलर डेटा आइटम, एंड सिमिलरली जो भी ट्रांजेक्शन राइट परफॉर्म करेगी उसकी वैल्यू चली जाएगी। ये 4 चीजें समझ में आई है अभी तक? हाँ जी, ये 4 चीजें क्लियर हुई है कि नहीं हुई है? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है। अब ये रूल्स को पढ़ने से पहले आपको पता है कि क्या होते हैं आपके कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस। ठीक है, अब जब भी देखो मैं एक और यहाँ पे लेती हूँ, ये नोट करना है किसी ने तो नोट कर लो सो दैट ये आपको हेल्प करेगा समझने में, क्योंकि अगर बुक से पढ़ोगे या किसी साइट से पढ़ोगे तो उसमें बहुत दिक्कत रहती है। ठीक है, सो अब मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। लेट मी टेक वन शेड्यूल T1 और T2। ठीक है, अब ये ध्यान रखो, अगेन मैं बोल रही हूँ जो भी ट्रांजैक्शन पहले आई है सिस्टम में उसी को एग्जीक्यूट कराना है, जो ट्रांजैक्शन बाद में आई है वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अब लेट सपोज अगर T1 है, T1 पहले आई है, T1 का आपका टाइम स्टैम्प है 100 और जो T2 है उसका टाइम स्टैम्प है 200। ठीक है, T2 इज यंगर एंड T1 इज ओल्डर। अब T1 ने कोई रीड परफॉर्म किया, अब यहाँ पर अगर T2 राइट परफॉर्म करना चाहती है तो इसमें कोई इशू है? इसमें कोई इशू नहीं है, आप ये करने दोगे। ठीक है, क्योंकि T1 ने रीड परफॉर्म किया है, अब T2 सिस्टम में आई है, वो देखो अगर वो रीड परफॉर्म करेगी तो रीड में तो कोई कंफ्लिक्ट है ही नहीं, रीड नेवर कंफ्लिक्ट्स, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे T2 राइट परफॉर्म करेगी, उसको हम करने देंगे, इसने वैल्यू रीड करी, इसने राइट परफॉर्म किया, दैट इज ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट यहाँ पर अब अगर यहाँ पे T1 ने रीड किया होता राइट, ठीक है, और T2 फिर बाद में राइट करेगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी ये कह रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। सिमिलरली अगर इसने यहाँ पर T1 ने राइट परफॉर्म किया है और T2 रीड कर रही है, ठीक है, मतलब कि जो ट्रांजैक्शन बाद में आ रही है अगर वो रीड राइट परफॉर्म कर रही है T1 के बाद तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। इशू कब आएगा? इशू के केसेस समझो, इशू के केस में बताती हूँ। दिस इज द केस ऑफ द फर्स्ट इशू। देखो यहाँ पर आपकी T2 ने रीड परफॉर्म किया किसी डेटा आइटम ए पे, ठीक है, अब T1 ऑलरेडी सिस्टम में है, पहले से ही ओल्डर है, और T1 ने अब राइट इशू किया, क्या ये सक्सेसफुल ऑपरेशन होगा? कैन वी डू दैट? अब मुझे इसका क्लॉज कंसीक्वेंस बताओ। अगर मैं अलाउ कर दूंगी T1 को राइट करना, तो T1 ने राइट कर दिया डेटा आइटम ए पे और नीचे जाकर कमिट कर गई,
क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, जो ओल्डर ट्रांजेक्शन है उसको खत्म करना है पहले। तो इसने कमिट कर दिया T2 से पहले, हमें उसे कमिट कराना है, तो T1 ने कमिट कर दिया। उसने लेट्स सपोज A की वैल्यू थी 10, ठीक है, और यहाँ पर उसने राइट कर दिया A में, अब उसने 50 कर दिया। अब सिस्टम में जाके 50 कर दिया उसने, सिस्टम में आपकी जो A की वैल्यू है वो 50 है, और T2 ट्रांजेक्शन इज वर्किंग ऑन द ओल्डर वैल्यू विच इज 10। दिस इज नॉट अलाउड, क्योंकि आप देखो ना सिस्टम में तो 50 हो चुका है, A के अंदर 50 है, बट जो T2 है वो पुरानी वैल्यू के साथ ही काम कर रही है। तो ये चीज हम अलाउ नहीं करेंगे, समझ रहे हो? दिस चीज इज नॉट अलाउड। तो ये वाला क्लॉज जो है वो पहला क्लॉज यहाँ लिखा हुआ है, जस्ट रीड आउट दिस क्लॉज। जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन रीड परफॉर्म करती है तो रीड का कन्फ्लिक्ट किसके साथ आ सकता है? रीड का कन्फ्लिक्ट सिर्फ राइट के साथ हो सकता है। हाँ जी, मैं क्या पूछ रही हूँ, उसको ध्यान है कि सारा ध्यान वहीं पे लगा हुआ है? ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? देखो, जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन रीड परफॉर्म करेगी, यस क्लास, आर यू लिसनिंग टू मी? यस मैम। यस मैम। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। पॉइंट नंबर 2 में समझा रही हूँ कि रीड का जो आपका कन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ राइट के साथ हो सकता है। तो उसके लिए सिर्फ एक पॉइंट आपको चेक करना है, ये वाला पॉइंट, कि अगर आपने रीड किसी भी यहाँ पर आप राइट परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है, now when you want to perform the right operation can conflict with two things. It can either conflict with read operation or it can also conflict with the write भी आपस में conflict करता है, और read write भी आपस में conflict करता है। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि whenever a transaction T issues a write X, तो यहाँ पर देखो ट्रांजेक्शन T1 ने राइट A इशू किया, तो क्या ये सक्सेसफुल ऑपरेशन रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके लिए आपने 2 पॉइंट चेक करने। अगर तो रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए कितना है? 200। 200 is greater than the transaction which is issuing the right timestamp 100. 200 obviously is greater than 100, तो you will not allow this। तो आप क्या कर दोगे? रोल बैक। देखो ना, रीड टाइम स्टैम्प बड़ा है, यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर 2 केसेस चेक करने हैं। 2 केसेस कौन से? रीड भी और राइट भी, क्योंकि जब आप राइट ऑपरेशन इशू करते हो तो राइट 2 चीज से कन्फ्लिक्ट कर सकता है। इट कैन ऑल्सो कन्फ्लिक्ट विद रीड एंड इट कैन ऑल्सो कन्फ्लिक्ट विद राइट। तो आप अपनी जो यंगर ट्रांजेक्शन है उसका रीड टाइम स्टैम्प और राइट टाइम स्टैम्प चेक करोगे। तो यहाँ पर देखो T1 ने इशू किया राइट ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, आपने उस डेटा आइटम के रीड वैल्यू को चेक करना है। उसका रीड टाइम स्टैम्प कितना है? 200। और जिस ट्रांजैक्शन ने राइट ऑपरेशन इशू किया उसका कितना है? 100। तो ऑब्वियसली 200 इज ग्रेटर देन 100, तो यू विल नॉट अलाउ, यू विल रोल बैक। ऑल्सो यहाँ पर आप राइट, अगर ये देखो राइट वाला केस होता, यहाँ पर आर की जगह अगर डब्ल्यू होता ना, आर ए की जगह अगर डब्ल्यू ए होता, तब भी हम अलाउ नहीं करते, क्योंकि देखो मैंने इसका कंसिक्वेंस आपको बताया। अगर मैं डब्ल्यू ए अलाउ कर दूंगी तो और वो फ्यूचर में जाके कमिट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर ये फ्यूचर में जाके कमिट कर देगा, तो सिस्टम में तो नई वैल्यू शो हो रही है एंड यू आर वर्किंग ऑन द प्रीवियस वैल्यू विच विल ऑलवेज गिव यू द रॉन्ग रिजल्ट। सिमिलरली अगर ये यहाँ पे WA होता और अब मैं T1 ओल्डर ट्रांजेक्शन हूं और मैं राइट करना चाहती हूँ, फिर भी ये ऑपरेशन अलाउ नहीं करोगे आप। क्यों नहीं करोगे बताओ? इसका कंसीक्वेंस बताओ, व्हाई दिस ऑपरेशन इज नॉट अलाउड? बोलो। वही सेम चीज है कि अगर यहाँ पर देखो ये इसने राइट किया वैल्यू, इसने ओवरराइट कर दिया। यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन T2 है कि इसने डेटा आइटम A की वैल्यू लेट्स सपोज 10 रीड करी। 10 रीड करने के बाद उसने उसकी वैल्यू को अपडेट करके 50 कर दिया। अब यहाँ पर उसने 50 को अपडेट कर दिया T1 ने, अगर मैं अलाउ करती हूँ तो, और सिस्टम में जाके कमिट कर गई, ठीक है, बट यहाँ पर तो वो T2 इज वर्किंग ऑन द प्रीवियस वैल्यू, तो वो चीज हम अलाउ नहीं करते। तो आपका लॉजिक यही होना चाहिए कि जो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग है, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन राइट इशू करती है ऑपरेशन, तो राइट ऑपरेशन इशू करने से पहले आपको उस पर्टिकुलर डेटा आइटम के रीड टाइम स्टैम्प और राइट टाइम स्टैम्प को चेक करना होता है।
अगर तो वो वैल्यू बड़ी होती है ट्रांजैक्शन की वैल्यू से तो आप अबॉर्ट करते हो और रोल बैक कर देते हो, नहीं तो आप अलाउ कर देते हो। सिमिलरली अगर मैं एक और मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं ऐसा करती कि मेरी ट्रांजैक्शन T1 है और यहाँ पे ट्रांजैक्शन T2 है। अब T1 ने राइट किया हुआ है किसी डेटा आइटम ए पे, ठीक है। अब T2 ने राइट किया हुआ है और T1 अब रीड करना चाहती है। कैन आई अलाउ दिस ऑपरेशन? अब ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर उसने रीड किया और यहाँ पर जाके वो क्या कर गई, कमिट कर दिया, ठीक है। अब बताओ ये सही ऑपरेशन है या यहाँ पर जाके वो अबॉर्ट कर दिया? तो ये देखो ये क्या है, ये आपका किस चीज का एग्जाम्पल बन रहा है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डर्टी रीड। यहाँ पर देखो T2 तो पहले कमिट कर ही नहीं सकती, हमारा टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग में हमेशा T1 फॉलोज बाय T2 होता है। जो ट्रांजेक्शन पहले आई है वो पहले खत्म होगी, फिर दूसरी खत्म होगी। तो अगर T1 T2 की वैल्यू को रीड कर रही है और वो उसमें जाकर फ्यूचर में वैल्यू को अपडेट करके कमिट कर रही है, ठीक है, कमिट कर दिया, और यहाँ पर T2 अगर नीचे जाके फेल हो गई, यहाँ पर ये देखो ये डर्टी रीड हो रहा है, ये क्या कर रहा है, डर्टी रीड। अब ये नीचे T1 ने जाके कमिट कर दिया, अपना काम खत्म किया। अब T2 ने जो वैल्यू को राइट किया था, लेट सपोज ए की वैल्यू को उसने अपडेट किया था 60, ए हमारा 50 था, उसने उसको अपडेट करके 60 कर दिया और T1 ने 60 को रीड करके काम करके अपने सिस्टम में वैल्यू अपडेट कर दी। अब T2 जिसने काम किया था वो अगर फ्यूचर में जाके फेल हो गई तो यहाँ पर हुआ क्या, T1 हैज वर्कड ऑन द रॉन्ग वैल्यू। समझ रहे हो, बिकॉज T2 तो अभी तक कमिट हुई नहीं, तो हम ये भी अलाउ नहीं कर सकते। दिस ऑपरेशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि अब T1 क्या है, व्हेन T1 वांट्स टू इशू द रीड ऑपरेशन इट विल चेक द राइट टाइम स्टैम्प, क्योंकि रीड का कंफ्लिक्ट किससे हो सकता है, राइट से हो सकता है। तो जो भी ट्रांजेक्शन अगर रीड इशू करती है, रीड आउट द सेकंड पॉइंट, व्हेनेवर अ ट्रांजेक्शन इशूज अ रीड ऑपरेशन इट विल चेक द राइट टाइम स्टैम्प ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा आइटम। जैसे ए का अगर राइट टाइम स्टैम्प कितना है 200 और टाइम स्टैम्प ऑफ द ट्रांजेक्शन विच वांट टू इशू द रीड वैल्यू, उसका टाइम स्टैम्प कितना 100, ऑब्वियसली 200 इज ग्रेटर देन 100। तो अगर ग्रेटर होता है तो आप हमेशा T1 को क्या कर दोगे, रोल बैक, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर वो ऐसा परफॉर्म करेगी, डर्टी रीड कर रही है और डर्टी रीड करने से वो हम T1 को जाके कमिट करा देंगे, क्योंकि हमारा पर्पस ही यही है। और फिर अगर T2 फेल कर गई तो ऑब्वियसली पूरा पूरा आंसर ही गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, ये देखो इन पॉइंट्स को अगर समझोगे ना बिना इन एग्जाम्पल्स के तो समझ में नहीं आएगा। आई हैव गिवन यू 3 एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल क्या है कि आप T1 T2 करके एक शेड्यूल बनाओ, उसमें दोनों को टाइम स्टैम्प दो। अब आपको पता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन पुरानी है, कौन सी ट्रांजेक्शन नहीं है। अगर तो आपकी यंगर ट्रांजेक्शन ने अपना कुछ काम किया हुआ है, रीड किया हुआ है, राइट किया हुआ है, और पुरानी ट्रांजेक्शन अगर कुछ रीड या राइट इशू करती है, ठीक है, तो उसके लिए आप ये 2 क्लॉज, अगर वो रीड इशू कर रही है तो आप राइट टाइम स्टैम्प चेक करोगे, अगर वो राइट इशू करती है तो राइट के लिए आप रीड और राइट दोनों चेक करोगे। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, उसको सॉल्व करके देखना, और फिर ये पूरा जो आपका प्रोटोकॉल है ना ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि बिल्कुल नहीं आया समझ में? मैम थोड़ा थोड़ा आया। ये एक लिंक है जो मैं शेयर करती हूँ, और जस्ट टेल यू दिस वन थिंग, तो दिखेगा भी नहीं। हाँ, इसको नोट, इसका देखो, जस्ट नोट दिस, लेट मी शेयर। हाँ, अब यहाँ पे देखो हमारे पास 3 ट्रांजेक्शन है, T1 T2 और T3, ठीक है। T1 ने रीड किया हुआ है, आपको चेक करना है स्टेप बाय स्टेप कि क्या ये ऑपरेशन अलाउ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट काम करना है इस पे। एक है रीड बी,
ये एक एग्जाम्पल है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग से, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ दिस इज WC and this is again अरे मैं तो बाहर ही आ गई टेक्स्ट बॉक्स से। इसको मैं वर्ड में समझा सकती हूँ क्या? वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, क्या दिख रहा है आपको? ये यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। T1 है, दिस इज T2 एंड दिस इज T3। यहाँ पर इसने सबसे पहले रीड परफॉर्म किया, then T2 has performed the write operation, read on B, and then it has performed WC, और फिर T3 ने read B किया, और फिर इसने read C किया। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो। मैम नेहा मैम की क्लास स्टार्ट हो गई है 1:40 PM। इट्स 1:45 राइट नाउ। चलो ठीक है, तो क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी ये? अच्छा ठीक है, तो चलो इसका जो एग्जाम्पल है ना वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ, और उसको मैं स्क्रीनशॉट लेके रखूंगी सो दैट ये लिखना ना पड़े, और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके मैम। ओके, अटेंडेंस भेज दिया आपने? यस मैम भेज दी। ठीक है।